हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, दिया गया है दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान क्या होता है, किसके बीच होता है। यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान जो होता है किसके बीच होगा। तो यहाँ चतुर्थांश की बात की गई है, तो चतुर्थांश की बात अगर की गई है तो देखा जाए यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री, इसको बोलते हैं कि प्रथम चतुर्थांश। 90 डिग्री से 180 डिग्री जो आते हैं ये बोला जाता है इसको दूसरा चतुर्थांश। और दूसरे चतुर्थांश का यहाँ पर बात की गई है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान किसके बीच होता है। तो आप जान रहे हैं कि साइन 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इस रूप में आगे आगे जब हम बढ़ते जा रहे हैं तो साइन 90 डिग्री में पहुंचे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है 1 होता है। तो यानी कि यहाँ 1 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साइन का मान हुआ हमारा 0 डिग्री से बढ़ा और बढ़ते बढ़ते कहां चला गया, बढ़ते बढ़ते हमारा ये 90 डिग्री के पास पे पहुंचा तो हम 1 पर पहुंच गए। 0 से स्टार्ट किए थे 1 पर पहुंच गए, तो 1 पर पहुंच गए। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे, जब दूसरा में आएंगे तो साइन थीटा का जो मान है घटते 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 आपको कहां पर पहुंचा देगा, ये घटते घटते एक जो है 1 से तो यहां पर चला और ये कहां पर खत्म हो जाएगा, या करके 0 हो जाएगा। यानी कि साइन 180 डिग्री पर जब आएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो वैल्यू होगा, मान होगा, किसके बीच होगा, 1 से और 0 के बीच का होगा। तो आज का सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया गया आपको x-2 इसका गुणनखंड है। इसका गुणनखंड कौन है, इसका गुणनखंड है x-2। तो यहां पर हो जाएगा, जब उसका गुणनखंड है तो x-2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो आपका इक्वेशन दे दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है 3x के पावर 4 माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है। तो x जहां जहां रहेगा वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब यहाँ 2 के पावर 4 रखिएगा तो कितना होगा, 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 यानी 3 इंटू 2 के पावर हो जाएगा 4 माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा 2। यहां पर x है तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस 2 के पावर 2 माइनस 4, x के जगह 2 रख देंगे। क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 यह हो जाएगा 48 माइनस ये 2 के पावर 3 क्या है, 8 है। तो 8 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8a, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस ये 2 के पावर 2 4 माइनस 4 हो गया। अब ये पूरा जो है इससे विभाजित था तो इज इक्वल टू 0 यहां पर ले लेंगे, इज इक्वल टू 0 लेंगे। इसका कैलकुलेशन अगर डिटेल में किया जाए तो हो जाएगा 48 माइनस 8a माइनस 16 माइनस 4 और माइनस 8, ये किसके बराबर होगा, माइनस 24 के बराबर होगा, बराबर 0। जब 48 में से 24 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 48 में से जब 24 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 24 माइनस 8a बराबर 0, यानी कि माइनस 8a बराबर हो जाएगा माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल 8 3 का 24, यानी a बराबर क्या मिल गया आपको, a बराबर 3 मिल गया। दोस्तों, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम क्या करेंगे कि जो उसका गुणनखंड वाला पार्ट रहेगा उतना बराबर 0 लेकर के वहां से उसका वैल्यू डायरेक्ट हम इक्वेशन में पुट करते हैं। उससे क्या मिलेगा, उससे हमको एग्जैक्ट वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3 में कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई राशि 30 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। तो इस तरह का जब प्रश्न आपको मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा कि अगर रेट पूछेगा तो टाइम दिया रहेगा
और टाइम पूछेगा तो रेट दिया रहेगा। ठीक है, रेट पूछेगा तो टाइम दिया रहेगा और टाइम पूछेगा तो रेट दिया रहेगा। तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 100 बटा, यानी जब रेट पूछेगा तो टाइम दिया रहेगा, जब टाइम पूछेगा तो रेट दिया रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और n बराबर क्या हो जाएगा, n इतनी गुनी उतनी गुनी जो दिया रहेगा, कितनी गुनी है, 2 गुनी, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें हमसे रेट पूछा है तो रेट परसेंट बराबर हमारा हो जाएगा n-1 इंटू 100 बटा t। तो t हमारा क्या है, n बराबर तो हमारा 2 है, यानी कि 2 - 1 इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू 30 दिया है। एक जीरो से एक जीरो यहां पर कट करेंगे और 2 में से 1 घटेगा तो ये तो हमारा 1 हो गया, यानी कि 10/3 हमारा क्या हो गया, 10/3 हमारा आंसर हो गया। अगर इसको डिटेल देखते हैं तो हो जाएगा 3.1/3% आपका क्या हो गया, रेट हो गया। 3.1/3% आपका रेट हो गया। तो इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको देखा जाए, जब इस तरह का प्रश्न आपको रहेगा, सेम डिजिट जो है रिपीट करके माइनस उसके साथ में लगा रहेगा और जब इनफाइनाइट तक रहेगा, तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखा जाए तो जो डिजिट रहेगा उस डिजिट का पहले फैक्टर कीजिएगा। ठीक है, फैक्टर करेंगे और फैक्टर में ऐसा डिजिट हम साथ में लेकर के चलेंगे जिसके बीच का अंतर 1 का हो, तो 72 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर हो गया। अगर माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस का चिन्ह लगा रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर इसमें प्लस का चिन्ह लगा रहता तो बड़ा वाला चिन्ह रहता। यानी कि घटाव का जब चिन्ह रहेगा, घटाव का जब चिन्ह रहेगा, घटाव का चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटाव का चिन्ह रहेगा तो छोटा वाला अंक आंसर होगा। क्या होगा, छोटा अंक जो होगा आपका, छोटा अंक आंसर होगा। और प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ा वाला अंक आंसर होता है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, आयाम कहने का मतलब भुजा, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर को मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो इसको पहले देख लिया जाए। ये मान लीजिए कि हमारा आयत है, ये हमारा आयत है। अब इस आयत के बारे में क्या कहा गया है कि इस आयत का लंबाई दिया है 5 और चौड़ाई दिया है 4। ठीक है, ये आयत था। अब इस आकृति को क्या किया गया, मोड़ करके समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो सबसे पहले इस आकृति की लंबाई क्या थी, तो आकृति का लंबाई निकालने के लिए हमको आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आकृति की लंबाई निकाल लेते हैं कि इस आकृति की लंबाई क्या होगी, इस आकृति की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई सबसे पहले हम निकालते हैं, आकृति की लंबाई निकाल लिया जाए। आकृति की लंबाई हम निकालते हैं, तो आकृति की लंबाई निकालेंगे। आकृति का लंबाई क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी कि 4 4 5 9 9 दूना 18 आपका क्या हो गया, आकृति की लंबाई 18 सेंटीमीटर आकृति का लंबाई हो गया। अब 18 सेंटीमीटर आकृति को हमको किसमें ढालना है, हम 18 सेंटीमीटर आकृति जो है समबाहु त्रिभुज में आएगी। यानी कि जो चारों तरफ का इसका जो राउंड हम लगा करके जो फिगर बनाए हैं, इस आकृति की लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप। बाहरी माप है तो उसको क्या बोलेंगे, परिमाप। कितना है, 18 है। कितनी है, 18 है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुने भुजा बराबर 18 दिया हुआ है। तो यहां से हम भुजा का वैल्यू निकाल लिए, कितना, 6 सेंटीमीटर भुजा का वैल्यू निकाल लिए। यानी कि समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज जो निर्मित हुआ उसका क्षेत्रफल निकाले। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
तो 4×36 यानी कितना हो गया क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पहले ये आयत था, अब आयत को कन्वर्ट किया गया किसमें, तो समबाहु में किया गया। यानी कि आयत का जो परिमाप होगा वो किसके परिमाप के बराबर होगा, वो परिमाप बराबर होगा समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप से हम भुजा निकाल लिए और भुजा से फिर क्षेत्रफल निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि एक ठोस सिलेंडर, सिलेंडर कहने का मतलब बेलन, एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या दे दिया गया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दिया गया और ऊंचाई कितना दे दिया गया, ऊंचाई आपका 9 सेंटीमीटर दे दिया गया, को पिघलाया गया और क्या बनाया गया, गोला बनाया गया। तो हमारे पास क्या था, एक सिलेंडर, सिलेंडर बोलने का मतलब बेलन। तो हमारे पास क्या था, बेलन। तो उस बेलन का वजन कितना था, बेलन का वजन कहने का मतलब बेलन का आयतन, यानी कि उस बेलन का आयतन कुछ वजन था, इसको पिघला करके हम क्या बना दिए, हम गोला बना दिए। यानी कि गोला का जो वजन होगा किसके वजन के बराबर होगा, बेलन के वजन के बराबर होगा, क्योंकि मैंने एक बेलन को पिघला करके क्या बनाया, गोला बनाया। यानी कि जो बेलन का वजन होगा वो गोला के वजन के बराबर होगा और वजन को आयतन की संज्ञा दी गई है। तो गोला का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन तो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। और यहां पर हमको क्या है कि पाई से पाई हम यहां पहले बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर है। और हमको बेलन में क्या दिया है, बेलन का हमारा त्रिज्या दिया गया है, तो आर का स्क्वायर इंटू एच दिया है। यहां से क्या करते हैं दोस्तों कि इसको 4 से हम कैंसिल करेंगे, तो 4 से कटेगा ये कितना बार में, 6×6 का 36, यानी कि 4×36 हो गया। और 3 आकर के यहां पर मल्टीप्लाई करेगा तो आर क्यूब बराबर 9×9 = 81 में 3 से जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। अब यहां पर आर क्यूब बराबर 43, तो आर का वैल्यू हमको निकालना है, गोला का त्रिज्या पूछा गया है ना, तो गोला का त्रिज्या यानी आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट अंडर 243, हमको क्यूब रूट अंडर दे दिया। तो इसका कैलकुलेशन हम किस रूप में करेंगे, इसका कैलकुलेशन अब आपका हो जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट अंडर हो जाएगा आपका ये 27×9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27×9 हो जाएगा। तो 27 का क्यूब क्या होता है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया, त्रिज्या बराबर हो गया 3 × क्यूब रूट 9 सेंटीमीटर। 3 रूट क्यूब 9 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया यहां से कि गोला का त्रिज्या निकल गया। तो इस तरह का जो भी प्रश्न रहता है, घन है, घन को पिघला करके गोला बनाया गया, तो गोला का आयतन बराबर घन का आयतन। ठीक है। इस तरह का जो भी प्रश्न रहेगा, किसको पिघलाया गया किस में, यदि कि दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। तो यहां पर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि tan 4θ बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 दिया है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीका से बनाते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से हम tan को कॉमन करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को कॉमन करते हैं, तो क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 11 दिया गया है। और आप जानते हैं, आपको पहले से इसकी जानकारी है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर तो हम 11 निकाल चुके हैं। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से पहले हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन करते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। और यहां पर आपको पहले से दे रखा है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 11 है। तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं
कि tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर पहले से तो 11 दिया हुआ है, तो इतना बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, यदि रूट अंडर में दे दिया गया कि रूट अंडर 3844 का वर्गमूल जो है 62 है, तो इसका ये चारों का वर्गमूल का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि जब आपको रूट अंडर में वर्गमूल दे दिया गया है, इसका तो वर्गमूल दे दिया गया, सेम डिजिट सब में रिपीटेड है, उसमें किया क्या गया कि पॉइंट लगा दिया गया। तो जब किसी भी डिजिट का आप वर्गमूल निकालिएगा उसमें पॉइंट लगा रहेगा, तो यहां पर देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो जो इसका वर्गमूल होगा वो 1 अंक के बाद पॉइंट उसमें लगेगा। यानी कि 3844 का तो वर्गमूल 62 है, तो फिक्स है, तो 3844 इसमें है, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 62 ही होगा। अब इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो जितना डिजिट पर पॉइंट लगा रहेगा ठीक उससे आधे डिजिट पर पॉइंट को लगाएंगे। यानी 2 डिजिट पर लगा है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। यहां पर क्या लग दिया गया आपको 3844, इसका वर्गमूल हमारा 62 होता है, और 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो इसका तो वर्गमूल हम जानते हैं कि 62 होता है। यानी कि 2 डिजिट के बाद हमारा इसमें क्या लगने वाला है पॉइंट लगने वाला है, क्योंकि पॉइंट जो होता है आधे डिजिट पर लगता है। यहां पर ध्यान दिया जाए 3844 का वर्गमूल तो 62 होता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि 3844 यहां भी दिया है, तो उसका वर्गमूल 62 होता है, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 यानी कि ये 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। यानी जितना डिजिट पर पॉइंट रहेगा ठीक उससे आधा पर पॉइंट आ जाता है। अब यहां पर नॉर्मल ऐड कर लिया जाए, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 8 6 2 8 6 2 8.6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री समपूरक कोण है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कोई कोण समपूरक कब होगा, जब किसी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो उसे क्या बोलते हैं वो समपूरक कोण कहलाता है। तो दोनों एंगल यहां पर दिया गया है, यानी कि 6y + 70 प्लस ये हो जाएगा 3y + 47, और ये दोनों एंगल जो दिया गया है वो दोनों क्या है समपूरक है। तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा 180 हमारा योगफल हो जाएगा। तो 6y + 3y हो गया आपका 9y हो गया, और 70 और 47 क्या हो जाएगा 70 और 47 को जोड़ेंगे तो 117 बराबर हो जाएगा 180, यानी कि 9y बराबर हो जाएगा, इधर ये प्लस में तो उधर माइनस में होगा, और 180 में से जब 117 को आप घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 6, 63 हो गया। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 9 7 63, y बराबर क्या हो गया जी y बराबर हो गया 7। तो y का मान कितना निकल गया, y का मान 7 निकल गया। हमेशा ध्यान रखिएगा जब किसी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तो उसे समपूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री होगा तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है a² + b² + c² + 3 बराबर इतना है, तो a + b + c का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न को देखने के बाद आपके अंदर में एक प्रयास जगा होगा कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम a बराबर 1 रखते हैं, b बराबर 1 रखते हैं, c बराबर 1 रखते हैं, तो ये दोनों क्या हो जा रहा है आपस में बैलेंस हो जा रहा है देखा जाए तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर a बराबर क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का 2 b बराबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर c बराबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 3 बराबर हो जाएगा 2 × 1 + 1 + 1,
तो ये कितना हो गया 1 + 1 + 1 + 3 बराबर हो गया 6 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 यानी कि 3 × 2 बराबर हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया, जब हम ये वैल्यू रखे हैं तो LHS बराबर RHS हमको मिल गया, यानी कि कंफर्म हो गया कि A बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आगे का रास्ता हमारा खुलेगा। तो A बराबर 1 रखे, B बराबर 1 रखे, C बराबर 1 रखे, तो आंसर हमारा क्या मिल गया, आंसर हमारा 3 मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। और नेक्स्ट में चला जाए तो नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, आज जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है उसमें विद्यार्थी क्या हो जा रहे हैं, एग्जाम रिजल्ट आने के बाद नर्वस हो जा रहे हैं। दोस्तों कभी हार नहीं मानना है, न थके हैं कभी पैर, न हिम्मत हारी है, न थके हैं कभी पैर, न हिम्मत हारी है। दोस्तों परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए तो सफर अभी जारी है। ये सफर को जारी रखना है, कब तक, जब तक अपने मुकाम पर ना पहुंच जाए। तो इसके अनुसार हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिधि क्या होगा, परिधि यानी परिमाप क्या होगा। तो इसको देखा जाए, एक समचतुर्भुज की जब बात किया गया तो इसका दोनों विकर्ण आपको दे दिया गया है। तो पहला विकर्ण जो है 16 है, तो दोनों विकर्ण जो होता है जब एक दूसरे को क्रॉस करता है तो आधा आधा पार्ट में इसको बांटता है। तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 8, 8 8 16 हो गया पहला, ये 12 है तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। हमेशा ध्यान रखिएगा जब समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये कटान बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी समकोण का निर्माण होता है। तो समकोण के सामने वाले भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहां पर हमेशा ध्यान दीजिएगा जब समचतुर्भुज का दो विकर्ण एक दूसरे को आपस में जब काटते हैं तो सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और जब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी तो इसमें क्या होगा, एक समकोण का निर्माण होगा। तो इसमें एक को हम आधार मानेंगे और एक को हम लंब मानेंगे, यानी कि लंब और आधार दे दिया गया है तो कर्ण हम निकाल लेंगे। तो ये भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, बराबर होती है सभी भुजाएं। तो यहां पर हमारा क्या निकालना, हमको परिधि, परिधि या परिमाप, परिधि कहने का मतलब जो बाहरी माप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परि मतलब होता है बाहरी और माप, परिमाप या परिमिति एक ही चीज है। तो परिधि हमको निकालना है, बाहरी माप क्या होगा 10 10 20 10 30 10 40। तो इसका परिमाप क्या हो गया, इसका परिमाप कितना हो गया, हमारा परिमाप 40 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी, एक दीवार है तो दीवार आपका इस रूप में दीवार रहता है और इस पर एक सीढ़ी लगा दीजिए, सीढ़ी लगा दिया गया। क्या कह रहा है, सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो दोस्तों ये जो उन्नयन कोण जो दे दिया गया है ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण दे दिया गया और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी का निचला सिरा ये और दीवार का निचला सिरा ये, इसका लंबाई कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो सीढ़ी की ऊंचाई यानी कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो हमारा आधार दे दिया गया है, कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण किसमें संभव होता है, आधार और कर्ण किसमें संभव होता है, cos थीटा में होता है। कैसे होता है देख लिया जाए, एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, लाल एल ए एल, लाल बट्टा का, लाल बट्टा का। अब इसको हम आपको बता देते हैं कि ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और ये cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और ये tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। तो हमको किससे मतलब है, आधार और कर्ण से मतलब है ना। आधार दिया गया है, कर्ण हमसे पूछा गया है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा एक पार्ट दिया रहता है, दूसरा पार्ट आपसे पूछा जाता है। तो इसके अनुसार ही हम बताएंगे कि साइन में आएगा कि कोस में आएगा या tan में आएगा। तो आधार कोण हमारा किस में है, कोस में है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, h दिया है और थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 45 है। तो थीटा का वैल्यू यहां पर हम क्या पुट करेंगे, थीटा बराबर हम 45 यहां पर पुट कर लिए
और यहां पर आपको पता है कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। cos 45 का वैल्यू होता है 10/h। तो h बराबर कितना हो गया 10√2। h बराबर हो गया 10√2 मीटर। h बराबर हो गया 10√2 मीटर। मीटर यानी कि श्रेणी की लंबाई कितनी हो गई 10√2 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपया कितने वर्ष में इतना हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, यानी कंपाउंड अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन दे दिया गया है। तो मिश्रधन बराबर हो जाता है कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। तो अमाउंट हमारा दे दिया गया है 2197 दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया। तो प्रिंसिपल को हम यहां भी हम ला सकते हैं, प्रिंसिपल हमारा यहां आ सकता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1728 दे दिया गया है इज इक्वल टू रेट जो है आपका यहाँ पर रेट परसेंट बराबर हमको दे दिया गया कितना 8 तरीका 24 है 25/3 इसको 3 लिख सकते हैं 25/3 हम लिख सकते हैं। यानी रेट दे दिया गया 25/3 बटा में 100 है तो डबल जीरो लगाइएगा यहां से। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका जब कैलकुलेशन जब किया गया तो कैलकुलेशन के बाद क्या मिला आपको, कैलकुलेशन के बाद ये 12 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 12 कम 12 1 13/12 हो गया। यहाँ पर का पावर टी था, टी तो हमको दिया नहीं गया है, यानी इसका वैल्यू हो गया आपको, इसका वैल्यू हो गया आपको 13/12 के पावर टी। 13/12 के पावर क्या हो गया टी हो गया। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 1728 जो है 12 का क्यूब है और 2197 जो होता है ये 13 का क्यूब है, यानी कि हो जाएगा कितना 13/12 के पावर 3। दोस्तों घातांक का नियम ये कहता है कि जब दो बेस आपस में बराबर हो, जब दो वैल्यू आपस में बराबर होते हुए भी दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का पावर बराबर हो जाता है, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे समय पूछेगा तो दोनों का बेस बराबर हो जाता है, जब बेस बराबर तो पावर बराबर से आपको समय मिल जाएगा। और जब चक्रवृद्धि ब्याज में दर पूछेगा तो दोनों का पावर बराबर हो जाता है और बेस बराबर से हम रेट आसानी से निकाल लेते हैं। तो आज का सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन के अनुसार हमको चलना होगा। अब ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर को देखिएगा, ये यहां पर 6 दिया गया है और 4096 जो है 16 का क्यूब है। 4096 क्या है 16 का क्यूब है, तो 4096 हमारा हो गया 16 का क्यूब हो गया। अब 16 को अगर हम तोड़ते हैं विस्तारित रूप में तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक 16 का हो गया, दूसरा 16 का हो जाएगा यानी कि 2 4 बार में, तीसरा 16 का हो जाएगा 2 4 बार में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया 6 दिया गया है, यानी कि 6 पर हमारा एक का सिलेक्शन होगा, एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरा का भी सिलेक्शन हो गया, टोटल 12 डिजिट है। यानी इसका वर्गमूल कितना निकाल लिया हम 2 गुना 2 बराबर 4। तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। तो ये तो अपरिमेय संख्या हमारी नहीं हुई। इसको आते हैं तो ये तो आप जान रहे हैं किसका क्यूब होता है, ये 16 का क्यूब होता है। तो पावर में 4 दिया गया है तो 16 का क्यूब, तो ये 16 को हम तोड़ते हैं तो हमारा 2 4 बार में आएगा, दूसरा 16 को इस रूप में हम तोड़ते हैं, यानी कि जैसे हम इसको तोड़े हैं वैसे हम इसको भी तोड़ेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, यानी 4 दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर 4 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम 4 ले रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं यहाँ से। तो 4 पर 1 का सिलेक्शन होगा हमारा, 4 पर 1 का सिलेक्शन किया जाए, 4 पर 1 का सिलेक्शन अगर कीजिएगा तो 4 3 आई 12, यानी 3 पार्ट में, एक 3 पार्ट में तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। जब हम इसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये 8 दिया गया है तो हम इसके आधार पर चलते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 8 पुट कर लेंगे और देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पर हम 8 पुट कर लेते हैं, यानी कि 8 पर 1 का सिलेक्शन होगा, इसमें 8 पर 1 का सिलेक्शन होगा
तो 8 का सिलेक्शन हम कर लिए, 8 का सिलेक्शन हमारा हो गया, 8 पर हम एक निकाल लिए। चलिए 8 पर हमारा एक निकल गया, बाकी तो 4 को बच गया, तो पूरा पूरा तो निकला नहीं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 दूनी का 8 दूना 16 हो गया। तो ये तो पूरा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल नहीं पाया। तो ये क्या, ये संख्या कैसी संख्या, ये संख्या जो हो गई हमारी अपरिमेय संख्या मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 को भी हम डिफाइन आपके सामने कर दे रहे हैं। ये क्यूब रूट अंडर 4096 जो होता है ये 16 का क्यूब होता है, तो इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल गया, क्या मिला, 16 मिला। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमको पूरा पूरा वैल्यू नहीं दी, यानी कि एक अपरिमेय संख्या के रूप में उभर के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है आपको, इतना इतना का शून्यांक x बराबर 2 है, तो अन्य शून्यांक ज्ञात करें। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब इसका शून्यांक ये है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे कि जब अन्य शून्यांक पूछेगा तो अन्य शून्यांक का समय क्या करते हैं, जो दी गई, जो आपका एग्जाम, जो दिया गया आपका इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को इस संख्या से पहले नॉर्मल रूप में आप डिवाइड कर लीजिए। इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर स्क्वायर से हम पहले डिवाइड करते हैं, तो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा 5 और 2 यानी कि 7x स्क्वायर हो गया माइनस माइनस 2x है। अब यहां पर सेकंड वैल्यू हम क्या पुट करें, यानी कि प्लस 7x हम पुट करते हैं, तो 7x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x स्क्वायर माइनस 7 दूनी का 14x हो जाएगा। ये दोनों एक इक्वल हो गया, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 2x प्लस 14x बराबर हो जाएगा क्या, 12x, और ऊपर में माइनस 24 आपका दिया गया है, माइनस 24 ले लिए। अब यहां पर हम क्या रखते हैं कि प्लस 12 हम पुट कर रहे हैं, प्लस 12 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 12 दूनी का 24, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। तो इस रूप में भागफल हमारा सक्सेसफुली रहा। ये भागफल जो मिला, अब इस भागफल का क्या करना होगा, हमको फैक्टर करना होगा शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए। तो इज इक्वल टू 0 ले लीजिए और इसका फैक्टर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो इसको तोड़ते हैं दोस्तों, तो ये टूटेगा आपका 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट x कॉमन करते हैं तो x प्लस 4 हो गया, प्लस 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिला, और सेकंड में क्या मिलेगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पर -3, यहाँ पर भी x बराबर -4, तो शून्यांक क्या क्या मिल गया हमको, -3 मिला और -4 मिला। इस तरह से जब शून्यांक का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो जो दिया हुआ डिजिट रहता है, शून्यांक जो दिया रहता है, उससे हम इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा, इस भागफल का फैक्टर करेंगे, और जो फैक्टर का वैल्यू आएगा वही अन्य शून्यांक का वैल्यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है कि 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर का हमेशा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यानी कि जो होता है विकर्णों की संख्या जो होती है, विकर्णों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है n इंटू n माइनस 3/2, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या होती है। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें, 17 भुजाएं हैं, तो 17 इंटू 17 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, और बट्टा में 2, ये 2 से काटेंगे कितना बार में, 17 बार में, और 17 साथे 119, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है कि 17 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, तो 119 को विकर्ण खींचे जाएंगे दोस्तों। पॉलीगन यानी बहुभुज से संबंधित ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, विकर्णों की संख्या निकालने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है,
यदि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है तो संख्या क्या है। हमको संख्या निकालना है। तो मान लिया जाए कि संख्या हमारा x थी। क्या थी? संख्या हमारा x थी। तो अब क्या कर रहा है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, तो x तो थी ही, अब उसमें क्या बढ़ाना यानी जोड़ना होता है। यानी कि जब x का 45% उसमें जोड़ दिया गया, यानी कि क्या हुआ, वो जब बढ़ा दिया गया तो किसके बराबर हो गई? ये हो गई 725 के बराबर हो गई। अब यहां से इसका डिटेल कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100x प्लस 45x, कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि हो जाएगा 145 बट्टा 100x बराबर 725 यहां पर दे दिया। तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा इससे कटेगा, कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। यानी कि x बराबर कितना हो गया? 500 x बराबर हो गया। इसका सेकंड मेथड क्या होगा, क्या करे, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, तो कोई भी संख्या प्रारंभ में अपने आप का 100% होती है। जब 45% बढ़ाए तो कितना हो गया? जब 45% बढ़ाएंगे तो 145% हो गया। लेकिन हो गया कितना? 725। तो 145% का वैल्यू 725, तो 1% का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 1% का वैल्यू हमारा 5 आ गया। तो कोई भी संख्या प्रारंभ में 100% होती है तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 500 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया, x का वैल्यू दे दिया गया और इस पर इक्वेशन का मान पूछा गया है। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज पहले यानी परिमेयकरण इसका करते हैं। तो परिमेयकरण अगर करने के लिए इसको बढ़ाए तो √5 प्लस 1 हो जाएगा √5 माइनस 1। इससे क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √5 प्लस 1 बटा हो जाएगा √5 प्लस 1। ये माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आप रेशनलाइज कीजिएगा तो जो नीचे वाला वैल्यू मिलेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है। तो यहां पर एक लाइन हम अब बढ़ा देते हैं। तो नीचे में क्या हो जाएगा, अब √5 का स्क्वायर 5 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से घटेगा तो नीचे में हमारा 4 मिल गया। चलिए क्लियर है। अब यहां पर √5 प्लस 1 इंटू √5 प्लस 1 दिया तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5 प्लस 1 बट्टा 2, इसका वर्गमूल हमारा हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, यानी कि x का वैल्यू हम नॉर्मली में निकाल चुके हैं। अब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू रखेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 में x का वैल्यू पुट किया जाए तो हो जाएगा √5 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस √5 प्लस 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका आगे की तरफ विस्तार करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2a इंटू बी हो जाएगा, यानी 2√5 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, और यहां माइनस लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √5 प्लस 1 है। तो ये हो जाएगा आपका √5 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 हो गया। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4 एलसीएम हो जाएगा। ये 5 1 6 हो गया, 6 प्लस 2√5 माइनस ये 2 दूनी का 4, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि 4 हो गया ये। अब यहां से देखा जाए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया यहां पर। और क्या आपका बच गया, जो बचेगा यहां पर आपका 2 है, ये 2 है, तो 4 6 2 8 हो गया, प्लस 8 में से माइनस 4 होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4/4 बराबर क्या मिल गया आपको, बराबर 1 मिल गया। तो इसमें क्या पूछा गया था, इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू इसका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करें। आगे दिया है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। यदि उसका परिमाप इतना है तो
उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई और चौड़ाई में जब अंतर दिया गया है तो उसका लेंथ क्या था और ब्रेथ क्या था, यानी कि लंबाई उसका x मान लिया जाए तो चौड़ाई क्या होगा आपका x माइनस 6 हो जाएगा। और आयत का परिमाप दिया गया है, किसका परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप दिया गया है। कितना परिमाप है, आयत का परिमाप बराबर 64 है। परिमाप क्या होता है, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई हो गया आपका x और चौड़ाई कितना हो गया x माइनस 6 बराबर 64 दिया हुआ है। तो 2 से कटेगा ये कितना बार में, 32 बार में, यानी कि 2x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 32। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो 32 और 6 38 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना मिला, x बराबर आपको 19, x बराबर मिल गया। तो x बराबर जब 19 मिला तो इसका क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो x बराबर 19 मिला है तो लंबाई कितना हो गया आपका 19 और चौड़ाई कितना हो गया आपका, ये 19 में से 6 घटेगा तो चौड़ाई आपका मिल गया 13। लंबाई मिला 19, चौड़ाई मिला 13, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना दिया गया है, 19 दिया गया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 13 दिया है। दोनों का हम इंटू करते हैं, तो इंटू करने के बाद क्या मिला हमको, इंटू करने के बाद ये इंटू इसका ये क्षेत्रफल निकालना है, तो इंटू इसका किया जाए, तो इंटू करने के बाद 13 नवा हो जाएगा, 13 नवा हो जाएगा, ये 27 2 4 2, यानी कि हो जाएगा इतना 24 27 आपका क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया 24 27, यानी 247 आपका क्षेत्रफल हो गया, यानी कि 247 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया गया है आपको, ये बुडमास का है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, यानी कि 2 के जगह यहाँ पर आपका 5 होने होगा, 2 के जगह क्या होगा 5 होगा। और इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट डील करेंगे, छोटा ब्रैकेट। तो आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 25 माइनस 1/2 मझोला कोष्ठ चालो 5 + 4 माइनस छोटा कोष्ठ का यहाँ पर ऑपरेशन पहले कर लिया जाए, तो 3 2 5 5 3 8, जब 8 से जब 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। फिर मझोला कोष्ठ आपका बंद होगा, यानी कि 25 - 1/2। फिर मझोला कोष्ठ में, मझोला कोष्ठ यहाँ पर तो हमको क्लोज करना है, मझोला कोष्ठ यहाँ हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी कि होगा ये 5 + 4 9, 9 में से 7 घटेगा कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया अंत में 25 - 1 बराबर 24 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के सीरीज में मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया ये प्रश्न था। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम में आप पूरा अपना परिश्रम के तहत पूरा मेहनत कीजिए, जम करके मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करता हूं।